मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यूनिट सेकंड में प्राकृतिक संसाधन नामक का चैप्टर जो चल रहा है, उसी में मैं आज खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं खनिज संसाधनों पर प्रकाश डालूंगा। खनिज पदार्थों की उपलब्धि देश के आर्थिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। लोहा व इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम तथा उर्वरक उद्योग आर्थिक विकास के आधार माने जाते हैं। कई अन्य उद्योगों का विकास इन उद्योगों के विकास से जुड़ा होता है। इन मूल उद्योगों में से कोयला एवं पेट्रोलियम खनन उद्योग हैं और इनका उत्पादन ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए इन पर हम तब विचार करेंगे जब ऊर्जा के स्रोतों की चर्चा करेंगे। लोहा व इस्पात उद्योग औद्योगिक विकास का आधार हैं। ये भी खनिज पदार्थ पर आधारित होता है और बड़ी मात्रा में कच्चे लोहे और कोयले का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, क्योंकि ये दोनों ही खनिज पदार्थ भारी हैं और इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी खर्च पड़ता है। इसलिए लोहा व इस्पात उद्योग इन इलाकों में स्थापित किया गया है, जैसे कच्चे लोहे एवं कोयले के प्रचुर भंडार हैं। भारत में खनिज संसाधन या देश में खनिज संसाधनों की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भारत में खनिज पदार्थों को प्राय 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी में वे खनिज पदार्थ आते हैं जो देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से काफ़ी अधिक हैं। लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कैनाइट, थोरियम, मैग्नेसाइट, अल्मेनाइट तथा क्रोमाइट। इनमें से मैग्नीज, अब्रक तथा लोहे का तो निर्यात भी किया जाता है। दूसरे श्रेणी के वे खनिज पदार्थ हैं जिनमें देश आत्मनिर्भर तो है, परंतु उनका निर्यात कर सकना संभव नहीं है। इस श्रेणी में बॉक्साइट, नमक, चूना, जिप्सम, बेरियम तथा चीनी मिट्टी उल्लेखनीय है। तीसरी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ आते हैं जो देश की आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त हैं, अतः इनका प्राय आयात करना पड़ता है। तांबा, पेट्रोलियम, सीसा, टिन, रांगा, जस्ता, निकिल, पारा और गंधक का देश में अभाव है। जब हम देश में कुल खनिज पदार्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए इनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जहाँ तक कच्चे लोहे का सवाल है, भारत का विश्व में चौथा स्थान है। मैग्नीज के क्षेत्र में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कैनाइड और इलेवेनाइट में भी भारत में के व्यापक भंडार हैं। 2 महत्वपूर्ण खनिज जो औद्योगिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, परंतु जिनका देश में अपर्याप्त भंडार हैं, वे हैं कोयला और पेट्रोलियम। आजकल पेट्रोलियम निर्यातक देश जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं,
उससे देश के औद्योगिक विकास में गंभीर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। जब तक देश में ही पेट्रोल के और भंडारों का पता नहीं लगाया जाता, तब तक ये कठिनाइयां बनी रहेंगी। स्वतंत्रता के समय देश में खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी बहुत सीमित थी, इसलिए नए भंडारों की व्यापक खोज करने के लिए सरकार ने नए संस्थानों की स्थापना की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस, मिनरल एंड फ्लोरिसिस कॉरपोरेशन तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इन संस्थाओं के खोज कार्यों से देश को खनिज संपदाओं के बारे में नई जानकारी मिली है। साथ ही ये विश्वास भी जमा है कि और गहन खोज से कई अन्य भंडारों के बारे में भी पता लग सकेगा। आगे मैं भारत सरकार की वर्तमान खनिज नीति पे प्रकाश डालता हूँ कि भारत सरकार की वर्तमान खनिज नीति क्या है। स्वतंत्रता के पहले यहाँ के ब्रिटिश शासकों ने खनिज संपत्ति के अनुकूलतम उपयोग और इसके संरक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। खनिज के साधन अनवीकरणीय साधन हैं, इसलिए इनका अंधाधुंध निष्कर्षण और निर्यात देश के दीर्घकालीन हितों के प्रतिकूल हैं। इसलिए सरकार की नीति दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए और अल्पकालीन स्वार्थों पर अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा देश के भावी विकास में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। ब्रिटिश काल में खनिज संपत्ति का पता लगाने के प्रयास तक नहीं किए गए थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद सरकार इस कार्य की अनदेखी नहीं कर सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। सरकार ने अपनी खनिज नीति में सन 1993 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए तथा खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी। सन 2000 में खनिज क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। अब घरेलू निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों को खनिजों के निष्कर्षण तथा निर्यातों की छूट दी गई है, परंतु इस नीति के दो खतरे हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अपने लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य से निजी कंपनियां खनिजों का अंधाधुंध निष्कर्षण करने को प्रेरित हो सकती हैं, जो देश के दीर्घकालीन हितों के प्रतिकूल हैं। दूसरे, खनिज संसाधनों के निजी कंपनियों द्वारा निष्कर्षण का पर्यावरण तथा श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकारी नीति के दो पहलुओं की चर्चा आवश्यक है। प्रथम, सरकार ने खनिज पदार्थों के खोज कार्यों पर जो जोर दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा कुछ अन्य एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। पिछले कुछ दशकों में इन एजेंसियों के प्रयास स्वरूप कई खनिजों जैसे अभ्रक, बेराइट्स, क्रोमाइट धातु, कर्मीय कोयला, थर्मल, लिग्नाइट, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क तथा कच्चा लोहा के महत्वपूर्ण भंडारों का पता लगा लिया है। इसके परिणाम स्वरूप अब भारत इन खनिजों के विश्व में 10 सबसे बड़े उत्पादकों की श्रेणी में आ गया है। परंतु यहाँ इस बात पर
जोर देना भी आवश्यक है कि भारत उपयुक्त भूवैज्ञानिक वातावरण के बावजूद कई महत्वपूर्ण खनिजों जैसे उर्वरक खनिजों, धीरे स्वर्ण, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, प्लेटिनियम समूह के धातु, दुर्लभ धातु इत्यादि के नए भंडार ढूंढ पाने में असफल रहा है। सरकारी नीति की दूसरी बात यह है कि खनिज संपदा के संरक्षण पर उचित ध्यान दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अच्छी श्रेणी के खनिज के साथ निम्न श्रेणी के खनिज को भी खान से निकाला जाए, परंतु व्यवहार में अब निजी क्षेत्र के उत्पादक पुरानी रीति पर ही चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे खनिज संपत्ति की अब भी भारी बर्बादी हो रही है। धन्यवाद।